हेलो एवरीवन। मेरा नाम है फ़ाकिया शाहिद और मैं हूँ एक अप्लाइड केमिस्ट्री ग्रेजुएट। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है अप्लाइड केमिस्ट्री में एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी हमारे पास है एरोसोल। एरोसोल एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है हमारे पास, जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स किसी गैशियस मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो गए होते हैं, फैल गए होते हैं। डेफिनेशन में कहता है aerosol refers to dispersion of microscopic solid or liquid particles in a gaseous medium। टू टाइप्स होती हैं एरोसोल्स की, एक डिस्पर्शन टाइप और एक कंडेंसेशन टाइप। डिस्पर्शन टाइप एरोसोल्स में पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स हमारे पास हवा में डिस्पर्स हुए होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं, फैले हुए होते हैं, उनको कहते हैं डिस्पर्शन टाइप एरोसोल्स। जबकि कंडेंसेशन टाइप एरोसोल्स में हमारे पास हवा के अंदर ही मौजूद सर्टेन गैसेस या जो वेपर्स होते हैं वो मिलकर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, टाइनी लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स जो कि कंडेंस हो जाते हैं विद इन द एयर। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक गैसेस या ऑर्गेनिक वेस्ट गैसेस की फॉर्म में जब निकल रहा होता है इंडस्ट्रीज से या कहीं और से, तो वो हवा में शामिल होके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बना देता है और टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी बना लेता है जो कि हवा में ही मिक्स हो जाते हैं और फिर एरोसोल्स बना देते हैं। इसकी एग्जांपल में स्मोक, मिस्ट, हेज और क्लाउड फॉर्मेशंस वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो है एंटी नॉक कंपाउंड्स। एंटी नॉक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पेट्रोल में ऐड किए जाते हैं टू प्रिवेंट एंटी नॉकिंग। नॉकिंग एक्चुअली एक साउंड होती है जो कि कंबक्शन इंजन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जब उनके अंदर उनको चलाया जाता है। सो इस साउंड से प्रिवेंशन के लिए एंटी नॉकिंग एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड एंटी नॉकिंग एडिटिव है टेट्रा इथाइल लेड, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। ये है हमारे पास लेड एटम, ये ब्लैक का एटम्स शो कर रहे हैं हमारे पास कार्बन एटम्स को, और जो ग्रे कलर के एटम्स हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स। थर्ड पे चलते हैं एक्विफर। एक्विफर हमारे पास एक ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है जिसमें से पानी परकोलेट होता है, यानी कि पानी रिफाइन होकर फिल्टर होके ऊपर सरफेस पर आता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और इसी में से कुएं और चश्मे वगैरह में पानी आता है। फोर्थ वन हमारे पास है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसका मतलब है कि किसी भी सैंपल में, लिक्विड का सैंपल या वाटर के सैंपल में, अगर हमने डिग्री ऑफ पोल्यूशन मेजर करना हो कि वो कितना गंदा है पानी या उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो हम फाइंड करते हैं कि उसकी बीओडी क्या है। ये कैसे फाइंड की जाती है? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसमें, उसको हम जिसे कहते हैं उस पे हम करते हैं काम कि वो बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन डिमांड करता है टू डिकम्पोज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैट वाटर। और जितनी ज़्यादा वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड करेगा उतनी ज़्यादा बीओडी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं सीओडी, जिसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑलमोस्ट सेम है बीओडी की तरह, लेकिन पहले में हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देख रहे थे कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होता है केमिकल्स को सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करने के लिए।
डेफिनेशन में कहता है इट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिक मैटर इन अ वाटर सैंपल. द डिमांड इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज एंड अदर वेस्ट. ये इसलिए किया जाता है ताकि सीवेज में या दूसरे वेस्ट मटेरियल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं, और इसकी वैल्यू यूजुअली बीओडी की निस्बत हाई आती है क्योंकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है. इसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रोसेस करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं. सिक्स्थ वन है हमारे पास कंजर्वेशन मीन्स बचाना, बच बचाओ. द रिसोर्सेज एंड स्पेस अवेलेबल ऑन द प्लेनेट अर्थ आर लिमिटेड. हमारे पास अर्थ पे जो रिसोर्सेज मौजूद है वो सारे के सारे अनलिमिटेड नहीं हैं. कुछ नेचुरल है और कुछ मैन मेड हैं. Or conservation of environment implies the use of these resources by all living beings in a planned and organized manner. और conservation of environment से मुराद ये है कि इन तमाम resources का एक अच्छे planned manner में हम इस्तेमाल करें ताकि लंबे अरसे तक हम इसको इस्तेमाल कर सकें, और at the end अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर human beings को ही नुकसान है इसका. सेवंथ है कंटेमिनेंट. कंटेमिनेंट कोई भी ऐसा फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी मिकदार से ज़्यादा मौजूद हो इन्वायरमेंट में, उसको कह सकते हैं हम कि वो कंटेमिनेंट है वहाँ पे. जैसे कि अगर किसी जगह पे रेडिएशंस एक ख़ास लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे रेडिएशन कंटेमिनेंट है, कि वहाँ ओके रेडिएशन कंटामिनेंट है वहाँ पे. नेक्स्ट पे चलते हैं साइक्लोन्स. साइक्लोन्स एक तो तूफान होता है, लेकिन एक साइक्लोन इक्विपमेंट भी होता है जो कि गैसेस में से डस्ट और पार्टिकुलेट्स रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि गैसेस को प्योरीफाई करके उनको खारिज किया जा सके इंडस्ट्रीज में से. उस इक्विपमेंट को कहते हैं साइक्लोन. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास डेसिबल. एक्चुअली डेसिबल एक यूनिट है मेजर करने के लिए साउंड की इंटेंसिटी को. ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी मेजर की जाती है डेसिबल्स में. नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नाइट्रेट्स यानी कि NO3 ये कंपाउंड्स तोड़े जाते हैं बाय सॉइल बैक्टीरिया, और ये कंपाउंड्स टूट के फ्री नाइट्रोजन जिसे कहते हैं रिलीज की जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारे पास ड्राई आइस. कहते हैं ड्राई आइस एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, और ये पोर्टेबल रेफ्रिजरेंट है, यानी कि इसको एज अ कूलिंग लिक्विड या कूलिंग रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है. Sublimation temperature is -78.5 degrees Celsius. 12th one है हमारे पास effluent. The term is used for waste liquids being discharged from industries, sewage and other liquids whether treated or otherwise. Effluent हमारे पास कोई भी waste liquid होता है जो कि इंडस्ट्रीज या सिवेज या कोई और चीज़ सिक्रेट कर रही है या डिस्चार्ज कर रही है, चाहे उसको ट्रीट किया गया हो या ना ट्रीट किया गया हो, उसको हम एफ्लुएंट ही कहते हैं. 13th है हमारे पास इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी भी पोल्यूटेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसी इन्वायरमेंट में कितनी हो सकती है. जैसे कि एक हवा में, पानी में या सॉइल में किस हद तक पोल्यूटेंट्स को काबिल बर्दाश्त हैं, उनको कहते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड. अगर वो उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वो हमारे लिए मुज़र सेहत है. नेक्स्ट है एरोशन. एरोशन का तो वैसे मायने कटाव है, लेकिन यहाँ पे खाली कटाव के मायनों में नहीं आता. It is action of wind, air and ice on the rocks, earth, crust and soil whereby the particles are removed and taken away to other places. कहते हैं ये हवा, पानी, बर्फ़ की वजह से बर्फ़ का चट्टानों, ज़मीन की तह और मिट्टी पर जो अफेक्ट होता है उसको कहते हैं एरोशन. एक्चुअली हवा, पानी या बर्फ़ से अगर
ज़मीन की तह को, मिट्टी को, ये जो चट्टानें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और उनके टूटे फूटे पार्टिकल्स जो हैं वो हवा या पानी की मदद से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, उसको कहते हैं एरोशन। 15th है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। कहता है these fuels are formed due to decomposition of ancient organic deposits, कि कोई पुराने ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स यानी कि पुराने मरे हुए जानवर और पौधों से बनने वाले फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। 16th है हमारे पास हैज़ardous वेस्ट। एक तो वेस्ट मटेरियल है, ये हैज़ardous वेस्ट है जो काफ़ी नुकसानदेह होता है। इज दैट विच इज़ पोटेंशियली डेंजरस सब्सटेंस जो कि डिस्कार्ड या अबंडन या नेग्लेक्टेड या रिलीज्ड as a waste material or as one that may interact with other substances deposited। ये hazardous waste होता है जो कि किसी और substance के साथ मिलके एक खतरा लाहक कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री से निकलता है। अगर सीवेज को या एफ्लुएंट को हम ट्रीट ना करें तो ये हमारे पास एक hazardous waste बन जाता है जो कि स्पेशली मरीन लाइफ के लिए नुकसानदेह होता है। 17th है हमारे पास ह्यूमस। कहते हैं इट इज़ कम्प्लेक्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में मौजूद ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोज ऑर्गेनिक चीज़ें ही मौजूद हैं, उसको कहते हैं ह्यूमस। इसका कलर एक्चुअली डार्क और डार्क ब्राउन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल सॉल्ट और दूसरे एलिमेंट्स का भी सोर्स होता है पौधों के लिए, जो कि पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करते हैं। 18th है ऑयल स्लिक। जब ऑयल को कैरी किया जाता है वाया शिप्स तो अक्सर औकात हादसात की वजह से ऑयल जिसे कहते हैं गिर जाता है या ख़राब हो जाने की वजह से या किसी भी हादसे की वजह से जो ऑयल है वो हमारे पास ओशंस में गिर जाता है। और ऑयल तो पानी में मिक्स नहीं होता, वो तेल तैरता रहता है पानी की सरफेस पे। It is a mass of oil floating on the surface of water or being carried away by the tides and wind current, जो कि लहरों से या हवा से या पानी की लहरों से इधर उधर समुद्रों में ले जाया जाता है, उसको कहते हैं ऑयल स्लिप। लास्ट है हमारे पास पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल कंसंट्रेशन से ज़्यादा मौजूद हो। ठीक है, अब हमारी हवा में CO2 भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर वो CO2 एक ख़ास कंसंट्रेशन से ज़्यादा मौजूद हो तो वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट ही है, क्योंकि हमारे लिए वो थ्रेट पोज कर रही है। As a result of human activity that has a net detrimental effect upon its environment or upon something of value in that environment, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी नॉर्मल मिकदार से बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो और इन्वायरमेंट पर या इन्वायरमेंट की किसी भी वैल्यूएबल चीज़ पर वो जिसे कहते हैं थ्रेट कॉज कर रही हो, उसको कहते हैं हम कि वो पॉल्यूटेंट है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी भी चीज़ का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेपले पे, जहाँ पे मैं 1-on-1 ट्यूटरिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।